जय श्री राधे फ्रेंड्स। गौतम डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर अंकल क्या हुआ ग्रैंडपा को, और अचानक इनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर ने भी उतरे हुए मुंह के साथ जवाब दिया, अब इनकी उम्र हो रही है, दिन ब दिन यह और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। पता नहीं कब तक के मेहमान बचे। क्या ही किया जा सकता है, हम भी डॉक्टर्स हैं, भगवान नहीं। अब किसी के बुढ़ापे को जवानी में तो नहीं बदल सकते ना। अब तो बस तुम्हारे लिए यही सलाह दूंगा कि अपने ग्रैंडपा की जितनी हो सके उतनी सेवा करो और इन्हें जितना हो सके उतना खुश रखो। वैसे भी इनके दिल की हालत बहुत नाजुक है, इनका खुश और चिंता फ्री रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी यह थोड़ा बहुत जी पाएंगे, वरना तो भगवान ही मालिक है। यह बोलकर डॉक्टर एक उदासी भरी गहरी सांस छोड़ देता है। डॉक्टर की बात सुनकर गौतम चौंक जाता है। वह अपने ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए बोला, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं? मैं आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल पहले की तरह। वह बूढ़े आदमी ने कमजोर सी आवाज में कहा, अब कहीं ले जाने का कोई फायदा नहीं है, लगता है मेरा वक्त नजदीक आ गया। एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी, जाने से पहले आखिरी बार तेरा घर बसते हुए देखना चाहता था, अपने पोते पोती को गोद में खिलाना चाहता था कि सुकून से मर सकूं, लेकिन लगता है कि मेरी किस्मत में यह सब नहीं है। अब तो मुझे मेरी आखिरी इच्छा को पूरा होते हुए देखे बिना ही ऊपर जाना होगा। हे ऊपर वाले। अपने दादाजी की बात सुनकर गौतम थोड़ा उदास हो जाता है। ग्रैंडपा ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। गौतम के दादाजी ने गौतम से कहा, तुम अपना काम छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हो? वैसे तो मेरे बुलाने पर भी नहीं आते। आज जब पता चला दादाजी मर रहे हैं तो अपना आखिरी फर्ज निभाने आए हो, मेरी चिता को आग देने आए हो। वैसे तो तुम्हें दादाजी की सेहत की कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह नहीं कि घर आऊं और अपना काम संभालूं। अब मेरा भी जाने का वक्त आ गया है। इतना बड़ा बिजनेस किसके हाथों में देकर जाऊंगा मैं? तुम घर लौट कर क्यों नहीं आ रहे? अपने दादाजी की बात सुनकर गौतम के एक्सप्रेशन थोड़े से डाउन हो जाते। अपने दादाजी की तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं होगा आपको। वहां कमरे में डॉक्टर के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, कुछ घर के नौकर, गौतम के दादाजी का सेक्रेटरी वगैरह। गौतम के दादाजी ने गौतम से कहा, अब लौट भी आओ, यहाँ पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और मैं भी अब और ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। मेरा सारा काम संभालना है, यह सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें इसे देखना है। कुछ देर गौतम सोचता रहा कि क्या करे, फिर वह गहरी सांस लेकर कहता है, मैं कुछ करता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। कुछ देर वहां पर बैठने के बाद गौतम वहां से चले जाता है। गौतम के चले जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी अपने सेक्रेटरी से कहता है, गौतम चला गया क्या? सेक्रेटरी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी चला गया। अचानक यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी तुरंत उठकर बैठ जाता है। एकदम उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब तक ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी वक्त अपनी आखिरी सांस ले सकता है, लेकिन अब वो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहा था। कोई खाना लेकर आओ यार, मुझे बहुत भूख लगी है। एक तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कमजोर दिखने के चक्कर में डॉक्टर तुरंत खाने की प्लेट लाते हुए बोला, जल्दी जल्दी खाइए, आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। एक तो आपके चक्कर में हमको भी गौतम बाबा से कितना झूठ बोलना पड़ा है। उस बूढ़े ने खाना खाते हुए कहा, अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वह टेढ़ी खीर है, वह बिल्कुल नहीं मानेगा। ऐसा ही कोई नाटक करना बहुत जरूरी था। अरे अभी उम्र ही क्या है उसकी, यहाँ पर आकर उसे अपना बिजनेस संभालना है, अपना घर संभालना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके बच्चे पैदा करने हैं। यहाँ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इतनी अच्छी डाइट ले रहा हूँ, खुद का ध्यान रख रहा हूँ ताकि अपने पोते पोती के आने तक जिंदा रह सकूं, उन्हें अपनी गोद में खिला सकूं। और वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। करनी पड़ी नौटंकी, और क्या करूं? यह बोलकर वह बूढ़ा आदमी बड़े मजे से प्लेट में रखा हुआ खाना खाने लगता है। तभी अचानक उसे तालियों की आवाज सुनाई देती है। सब लोग जो दरवाजे की तरफ देखते हैं तो बूढ़े आदमी के मुंह में रखा हुआ खाना उसकी हलक से नीचे नहीं उतरता। सबकी आंखें फट जाती हैं। गौतम दरवाजे पर खड़ा हुआ अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके उन सब की तरफ देख रहा था। गौतम को देखकर सबकी सांसें हलक में अटक जाती है और सब ऑकवर्ड होकर अपनी नजरें चुरा लेते हैं। गौतम आगे बढ़कर अपने दादाजी को देखता है, उसके हाथ में रखी हुई प्लेट को देखता है जिसमें फल, फ्रूट्स, मेवे रखे हुए थे और वो बड़ी मजे से खा रहे थे। उसे इस तरह से खाता हुआ देखकर गौतम एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे लग ही रहा था कि आप बाज नहीं आएंगे अपनी नौटंकी से। उस बूढ़े आदमी ने प्लेट को साइड में रखते हुए कहा, नौटंकी? तुम्हें मेरी चिंता नौटंकी दिखाई देती है क्या? गौतम अपने दादाजी से बोला, यह नाटक करने की क्या जरूरत है? आपको आइडिया भी है कि मैं कितना ज्यादा घबरा गया था? तो ग्रैंडपा ने भी बिस्तर से खड़ा होते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम घबराओ और कुछ करो। तुम्हारे हाथ पैर जोड़ जोड़ कर तुम्हारे सामने मिन्नतें कर करके मैं थक गया हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो। कबीर के सामने भी मैंने फुल ड्रामा किया कि मैं मरने वाला हूँ, तुम्हें भेज दे, पर फिर भी तुम नहीं आए। गौतम एक गहरी सांस लेकर वहां पर मौजूद सब लोगों को बाहर जाने का इशारा करता है। उसके इशारे को समझकर सारे लोग कमरा छोड़कर चले जाते हैं। अब कमरे में बैठा गौतम और उसके दादाजी
और उसके अलावा कोई भी नहीं था। गौतम ग्रैंडपा को बिस्तर पर बैठाकर उनके पैरों में बैठते हुए बोला, ग्रैंडपा, आप जानते हैं ना, मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ वही एक चीज है जो मेरी आत्मा को सुकून दे सकती है। अगर मैं सब छोड़कर घर लौट आया तो तड़पता रहूंगा गिल्ट में, कभी सुकून से नहीं जी पाऊंगा। किसी के कर्मों की सजा है जो मुझे भुगतनी होगी। और कबीर सिर्फ मेरा बॉस नहीं है, वह मेरा भाई है, भाई से बढ़कर है, और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ग्रैंडपा गौतम की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हैं। वह जानता है कि यह बच्चा किसी के कर्मों की सजा भुगत रहा है, किसी के बुरे कर्मों का पश्चाताप कर रहा है। ग्रैंडपा गौतम से बोले, तुम वापस लौटकर कब आओगे? कब यह खत्म होगा सब? कब तुम्हारा पश्चाताप खत्म होगा? गौतम ने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं पता, पर जब तक मेरे दिल को, मेरी आत्मा को पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता, मैं लौटकर नहीं आऊंगा। आप प्लीज खुद का ख्याल रखिए। फैमिली के नाम पर बस एक आप ही तो रह गए हैं मेरे पास। गौतम के ग्रैंडपा के अतीत के कुछ कड़वी बातों को याद करते हुए कहा, तुम्हारे बाप के कर्मों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। उस जैसे रावण को पता नहीं तुम जैसा राम बेटा कैसे हो गया। उसके बाद ग्रैंडपा गौतम के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, जल्दी लौट कर आना। मैं आज भले ही नाटक कर रहा था और किसी दिन यह नाटक सच हो जाएगा। बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारे परिवार को बसता हुआ देखना चाहता हूँ। मरने से पहले मेरी इस आखिरी विश को पूरा करोगे ना तुम? गौतम कुछ नहीं बोलता, अपने दादाजी की गोद में सर रख लेता है। उसे नहीं पता था वह कर पाएगा या नहीं। इस वक्त उसे कुछ भी नहीं कह पाता। वह बस वक्त के बहाव के साथ बह रहा था। उसकी मंजिल का कोई भी अंदाजा नहीं था। गौतम वापस से घर लौटकर आता है। जब वह आता है तो नम्रता भागते उसके पास आती है। गौतम, तुम आ गए, कहाँ पर चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। गौतम नम्रता से बोला, क्या कोई जरूरी काम था? क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? नम्रता ने कहा, नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। नम्रता सुबह से जब से उठी है हर तरफ से गौतम को ढूंढ रही है। जब तक गौतम उसे नहीं दिखाई देता वो चैन नहीं आता उसे। वह हर जगह उसे ढूंढती रही। आज गौतम जब से उसे नहीं मिला वह थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन अब गौतम को देखकर उसे थोड़ी राहत की सांस आई है। नम्रता गौतम को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट एक अलग तरीके थी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ जज्बात थे। गौतम जब उसे अपनी तरफ देखता हुआ इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखता है तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। नम्रता से बोला, बाहर बहुत धूप है, तुम अंदर जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। गौतम जाने लगता है कि नम्रता अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है। गौतम पलटकर देखता है। अचानक नम्रता के हाथ पकड़ लेने से उसे अजीब सा लगता है। नम्रता गौतम से बोली, गौतम मुझे तुमसे कुछ बात करनी। नम्रता की बात सुनकर गौतम उसकी तरफ चेहरा करके खड़ा हो जाता है। नम्रता गौतम से बोली, एक्चुअली मुझे यहाँ पर आए हुए काफी टाइम हो गया, मैं थोड़ा बोर हो रही थी। क्या तुम मुझे आज बीच पर घुमाने लेकर जा सकते हो प्लीज? मेरा बहुत मन कर रहा है बाहर घूमने का, पानी पूरी खाने का, समुद्र के किनारे जाने का। क्या तुम ले चलोगे? गौतम ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ठीक है, शाम को मैं बिल्कुल फ्री हूँ, चलते हैं। यह सुनकर अचानक नम्रता की आंखों में चमक आ जाती है और वह खुशी से एक्साइटेड होकर कहती है, क्या सच में तुम मुझे लेकर चलोगे? रियली? गौतम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन शाम को, अभी मुझे बहुत काम है करने के लिए। नम्रता इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो गौतम को जोर से हक कर लेती है। अचानक नम्रता की हरकत से गौतम थोड़ा चौंक जाता है पर चुपचाप खड़ा रहता है। थैंक यू गौतम, थैंक यू सो मच। उसके बाद नम्रता वहां से अंदर भाग कर जाती है। नम्रता अपने कमरे में बैठी हुई थी, टेडी बियर को हक करके रखा था और कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। अलीशा और अयाना कमरे में एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर एंट्री करते हैं। जब वे देखते हैं कि नम्रता बिस्तर पर बैठी अकेले अकेले ही मुस्कुरा रही है तो वे एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन में देखते हैं और फिर नम्रता की तरफ देखते हैं। उसे इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर अयाना अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है। वह अलीशा की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है। अलीशा भी उसके इशारे को समझकर अपनी आईब्रोज को मटका देती है। उनके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रही थी। दोनों दबे पैर चुपके चुपके कमरे के अंदर आते हैं। अलीशा दूसरी तरफ चली जाती है और अयाना अलीशा नम्रता के लेफ्ट साइड और राइट साइड की तरफ पीछे आ जाती हैं और एक साथ उसके कान में चिल्लाती हैं, भौं। अचानक उनके ऐसे चिल्लाने से नम्रता उछल पड़ती है। उसके हाथ से टेडी गिर जाता है। वह कांप जाती है। नम्रता की आंखें बड़ी और दिल की धड़कनें एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। अलीशा और अयाना जोर जोर से हंसने लगती है नम्रता की हालत देखकर। नम्रता उन्हें ऐसे हंसता हुआ देखकर अपना मुंह बना लेती। अयाना नम्रता से बोली, कहाँ खोई हुई थी? तुम्हें पता भी नहीं चला कि हम कब आए? क्या सोच रही हो और ऐसे कैसे पागलों की तरह अकेले बैठकर मुस्कुरा रही हो? उसके बाद अयाना धीरे से नम्रता के कान के पास आकर बहुत धीमी आवाज में बोली, गौतम के बारे में सोच रही हो क्या? अचानक अयाना की बात सुनकर नम्रता की सांसें हलक में अटक जाती हैं और गाल पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाते हैं। वह तुरंत खड़ी होकर बोली, नहीं तो मैं क्यों सोचूंगी उसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं। अयाना भी बिस्तर पर खड़ी होकर नम्रता के पास जाकर उसके कंधे पर अपनी कोहनी रखते हुए बोली, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि उसी के बारे में सोच रही थी ना? नम्रता अपनी नजर चुराने लगती है और अयाना समझ जाती है। नम्रता फाइनली अपने निचले होठों को चबाते हुए थोड़ा सा नम आवाज में
बोली आज शाम को मुझे बाहर घुमाने लेकर जाएगा। नम्रता की बात सुनकर ऐना हल्का सा हंस देती है तो यह सोचकर मुस्कुरा रही थी तुम इतनी देर से। उसके बाद वह उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली पागल हो तुम एक नंबर की, उसे बोल क्यों नहीं देती कि तुम उसे इतना पसंद करते हो। ऐना की बात सुनकर नम्रता के गाल बुरी तरह से लाल हो जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह बस मेरा फ्रेंड है। नम्रता छुपाने लगती है पर ऐना को ऑलरेडी सब पता था। इतनी भी अंधी नहीं है, उसे सब दिखाई देता है। ऐना नम्रता से बोली अगर इसी तरह से फ्रेंड फ्रेंड बोलती रहोगी तो कोई दूसरी जाकर उसे बॉयफ्रेंड बना लेगी और तुम फ्रेंड जोन में ही रह जाओगी। क्या तुम चाहती हो कि गौतम की कोई गर्लफ्रेंड बन जाए? यह सुनकर अचानक नम्रता की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ऐना की तरफ देखकर वह ना में अपना सर हिलाती। उसे देखकर ऐना मुस्कुरा देती तो फिर जाकर बोल दो उसे, कम से कम उसे पता तो रहेगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है। नम्रता ऐना से बोली मुझे डर लगता है अगर उसने मुझे बदले में खींच के एक चपत मार दिया तो। इस पर ऐना अपनी आंखें रोल करती बोली आर यू सीरियस? गौतम ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो एक जेंटलमैन है, वह तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएगा, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद वह बिस्तर पर लेटते हुए बोली बाय द वे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नम्रता ने भी ऐना के बगल में लेटते हुए कहा बस ऐसे ही बाहर घूमने जाएंगे, बीच पर पानी पूरी खाएंगे, बहुत मजा आएगा। इस पर ऐना ने जवाब दिया वेरी गुड, वहीं पर उसे बोल देना दैट यू लव हिम। नम्रता ऐना की तरफ देखकर बोली पक्का? वह कुछ बोलेगा तो नहीं ना, वह मारेगा तो नहीं ना? ऐना नम्रता की तरफ देखती है अगर उसने मारा तो उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ट्रस्ट मी गौतम बहुत अच्छा लड़का है, वो मान गया तो तेरी लाइफ सेट है। उसके बाद ऐना पेट के बल लेट कर कंफर्टेबल होकर फिर से धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेती। नम्रता ऐना से बोली ऐना दीदी आपने कहा था कि आपका बॉयफ्रेंड है, क्या नाम है उसका? आपने कभी बताया नहीं उसके बारे में। ऐना ने जवाब दिया मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सुनकर नम्रता चौंक जाती लेकिन आपने तो कहा था। ऐना ने जवाब दिया झूठ बोला था मैंने। नम्रता कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ में नहीं आया। ऐना जब आंखें बंद करती है तो उसे वो पल याद आता है जब कबीर ने उसे आई लव यू बोला था। उस दिन के बाद कबीर ठीक से उसके कभी सामने नहीं आता, उसे कभी फेस नहीं किया। दोनों ही एक दूसरे से दूर रहते थे। पता नहीं क्यों कबीर घर पर भी कम आता था, अपने काम में थोड़ा ज्यादा ही बिजी रहने लगा था। आयाना रिलैक्स थी कि उसे डेविल का सामना नहीं करना पड़ रहा था। ऐसे कैसे हो उसे आई लव यू बोल सकता है और उस जैसे पत्थर दिल इंसान को प्यार कैसे हो सकता है? यह तो सरासर बकवास है। और वह प्यार करेगा भी तो दुनिया में एक ऐसे इंसान से क्यों करेगी जिसने उसके पेरेंट्स को मार दिया। टोटल रबिश। ऐना के दिल में कबीर के लिए कुछ भी नहीं था पर वह इस बात को लेकर श्योर थी। शाम को गौतम नम्रता को लेकर बीच पर आता है घूमने के लिए। नम्रता कितने दिनों बाद बाहर निकलकर सुकून की सांस लेती है, समुद्र की लहरों को अपने पैरों में भिगोकर पानी को उछालने लगती है, एंजॉय करने लगती है। शाम के वक्त पर समुद्र के किनारे बहुत सारे लोग आ जाते हैं वहां पर एंजॉय करने के लिए। नम्रता वहां पर पानी पूरी खाती है, गरम गरम भुट्टा भी खाती है और समुद्र की लहरों को अपने पैरों के नीचे दबाकर गौतम के साथ वॉक भी करती है। नम्रता गौतम को चोरी चोरी नजरों से देख रही थी। उसके साथ होने से उसे बहुत सेफ फील हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक एक लड़की गौतम के पास आकर बोली हेलो हैंडसम। दोनों समुद्र की लहरों में पैर डुबोकर बैठकर वॉक कर रहे थे। तभी एक खूबसूरत सी लड़की गौतम के पास आकर बोली हेलो हैंडसम। अचानक उस लड़की के आने से गौतम और नम्रता कंफ्यूजन में उसे देखते हैं और जिस तरह से वह लड़की गौतम को देखकर मुस्कुरा रही थी नम्रता हैरान हो जाती है। वह लड़की गौतम से बोली एक्चुअली मैं काफी देर से आपको देख रही हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या यह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ? अचानक यह सवाल सुनकर गौतम थोड़ा चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता ये लड़की ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। नम्रता भी हैरान थी। नम्रता बोल पाती उससे पहले गौतम बोला नहीं यह मेरी फ्रेंड है। गौतम के मुंह से सिर्फ फ्रेंड सुनकर नम्रता को अच्छा नहीं लगा। वह लड़की थोड़ी खुश हो जाती है सुनकर दैट्स ग्रेट, एक्चुअली मैंने काफी देर से आपको नोटिस कर रही हूँ, आप मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम लगे। आई रियली लाइक यू, कैन यू गेट योर नंबर इफ यू डोंट माइंड। वह लड़की सीधे सीधे गौतम के साथ फ्लर्ट करती है और उसका मोबाइल नंबर लेने लगती है। यह देखकर नम्रता अपनी आंखों को सिकोड़ लेती है और उसकी आंखों में गुस्सा और जेलसी दिखाई देने लगती है। उस लड़की की बात सुनकर गौतम बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। आई एम सॉरी बट आई कांट। गौतम का जवाब सुनकर जहां नम्रता को अच्छा लगा लेकिन उस लड़की का चेहरा उतर गया। बट वाई? प्लीज गिव मी नंबर, आई रियली लाइक यू सो हैंडसम, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। नम्रता जब ये सुनती है तो शॉक हो जाती है। गौतम भी नम्रता गुस्से में उस लड़की को पीछे धकेलते हुए बोली दूर हटो तुम, खबरदार अगर मेरे बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा भी तो गेट लॉस्ट। नम्रता की बात सुनकर गौतम का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि उसने अभी अभी अपना बॉयफ्रेंड कहा। वह लड़की थोड़ा हैरान होकर नम्रता की तरफ देखकर बोली लेकिन इन्होंने तो कहा था कि आप उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। नम्रता हाथों को छाती पर क्रॉस करके बोली
इनका मेरा झगड़ा हो गया है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला। लेकिन ये चीज़ झूठ है। यह मेरे बॉयफ्रेंड है और मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम दोनों रिलेशंस में हैं, बल्कि जल्दी ही हमारी शादी भी होने वाली है। अब चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बालों को तुम्हारे सर से उखाड़ दूं और तुम्हें टकली बना दूं। भागो यहाँ से, छिपकली कहीं की। अचानक नम्रता की एग्रेसिव बिहेवियर से वो चौंक जाती है और अनोइंग नजरों से उसे देखती है, वहां से चली जाती है। नम्रता अब भी उसे गुस्से से देख रही थी। उसके चले जाने के बाद जब वह पलटकर गौतम की तरफ देखती है तो अचानक थोड़ा ऑकवर्ड सी हो जाती है, क्योंकि गौतम खुले हुए मुंह के साथ उसे देख रहा था, डिसबिलीव के साथ। नम्रता अपने सर को हल्का सा खुजाते हुए बोली, वह आई एम सॉरी, उसे अचानक ही आकर तुम्हारे साथ वह सब कुछ शुरू कर दिया तो मैं क्या बोलती, मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हारी हेल्प कर दूं। नम्रता की बात सुनकर गौतम शौक से बाहर निकलता है और हल्का सा हंस देता है। अचानक गौतम को ऐसे हंसता हुआ देखकर नम्रता थोड़ा उसकी तरफ देखती है। उसे लग रहा था कि जैसे गौतम गुस्सा हो जाएगा, लेकिन ये तो हंस रहा है। ओ माय गॉड, लेकिन क्या हंस रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है हंसते हुए। कुछ सेकंड हंसने के बाद गौतम अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, अच्छा किया तुमने, वैसे एक्टिंग काफी अच्छी कर लेती हो तुम। वह लड़की डर के भाग गई तुमसे, तुम उसे टकली करने वाली थी वैसे। यह बोलकर गौतम एक बार फिर से हंस देता है। नम्रता के गाल भी एम्बेरसमेंट के कारण लाल हो जाते हैं, पर उसकी नजरें गौतम के मुस्कुराते हुए चेहरे को बार बार जा रही थी। हंसता हुआ गौतम का खिला हुआ चेहरा बहुत हैंडसम लग रहा था। शायद ही उसने कभी गौतम को हंसते हुए देखा। हमेशा ही कोल्ड चेहरा बनाकर रखता था, बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसे मॉम का पुतला हो। इंसान तो हो ही ना। आज हंसते हुए वाकई में कोई गार्ड नहीं, एक इंसान लग रहा था, एक हैंडसम सा इंसान। नम्रता की धड़कनें तेज हो रही थी उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर। उसका दिल उसके सीने में उछल रहा था। गौतम का चेहरा उसे अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था और नम्रता चाहकर भी अपने आप को गौतम के करीब आने से नहीं रोक पा रही थी। एना ने उसे कहा था कि उसे किसी भी हाल में गौतम को अपने दिल की बात बतानी है। आज इस लड़की ने प्रपोज किया, कल कोई और भी आके कर सकती है। वह गौतम को खोना नहीं चाहती थी। गौतम अब उसके लिए सब कुछ हो गया था। गौतम कुछ रियलाइज कर पाता इससे पहले वह देखता है कि नम्रता उसकी तरफ देखे जा रही है और उसके बहुत ज्यादा करीब खड़ी है। गौतम एकदम से हंसना बंद करके नम्रता को देखता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में बस देखते ही रहते हैं। जाने अनजाने गौतम की धड़कनें भी थोड़ा ऊपर नीचे होने लगती है। गौतम और नम्रता एक दूसरे के काफी नजदीक खड़े थे। नम्रता गौतम को देखकर खुद को और रोक नहीं पा रही थी, तो उसने गौतम के करीब आकर उसके चेहरे को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। गौतम की आंखें अचानक से फट गई। नम्रता के अचानक किस करने से गौतम चौंक गया। नम्रता खुद को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए उसने गौतम को किस कर दिया। गौतम इस तरह खड़ा और नम्रता अपने होठों को धीरे धीरे मूव करने लगी। कुछ सेकंड बाद गौतम के ऊपर भी नम्रता के नरम मुलायम होठों का नशा महसूस होने लगा। धीरे धीरे उसके हाथ नम्रता की कमर पर जाने लगे और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। धड़कनें और सांसें तो तेज हो ही चुकी थी। अब गौतम भी अपने होठों को धीरे धीरे मूव करने लगा। रात को गाड़ी बंगले के अंदर एंट्री करती है। गौतम और नम्रता गाड़ी में बैठे हुए थे। दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड होकर बैठे थे। जहां नम्रता के गाल बुरी तरीके से लाल हुए थे, वहीं गौतम की आंखों में हैरानी अब तक थी और जा नहीं रही थी। अंदर पहुंचकर नम्रता गाड़ी से उतरकर अंदर चली जाती, लेकिन गौतम सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है। वह हैरान भी था और बहुत एम्बेरस भी। नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने गलत किया। वह नम्रता को किस कैसे कर सकता है। गौतम अपना सर पकड़कर वहां बेड पर जाके बैठ जाता है। दूसरी तरफ पीयूष एक बड़े से कमरे में मौजूद था। उसके हाथों में आईवी की ड्रिप लगी हुई थी। उस लोगों के एसएस टॉर्चर की वजह से उसकी हालत बेहद ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा निशान थे। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था ताकि वो मर ना जाए, और ठीक होने के बाद एक बार फिर से उसका टॉर्चर शुरू होने वाला था। होश में आने के बाद पीयूष चारों तरफ नजर घुमाता है। वह देखता है कि एक बड़े से कमरे में बेड पर लेटा हुआ है और इस वक्त वहां पर अकेला है और कोई भी मौजूद नहीं। तभी दरवाजा खुलता है और तुषार, भूपेंद्र और राघवेंद्र एक डॉक्टर के साथ अंदर आते हैं। पीयूष जब उन्हें देखता है तो उसका खून खौलने लगता है। पीयूष को होश में देखकर तुषार बोला, क्या बात है, देखो हमारे शेर को होश आ गया। जल्दी डॉक्टर, जल्दी से इसका इलाज करो और इसे फिर से जिंदा करो। डॉक्टर पीयूष का चेकअप करने लगता है। पीयूष की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके शरीर में जान नहीं बची, सारा खून निचोड़ लिया है कमीनों ने। भूपेंद्र गुस्से में बोला, इन दोनों ने भी नाक में दम करके रखा है। वह एक अगस्त और एक यह, इन दोनों को जिस दिन से भस्म कर दूंगा ना, उस दिन जाकर चैन की नींद सोऊंगा। राघवेंद्र भूपेंद्र के कंधे पर हाथ रख के बोला, वह दिन भी जल्द आएगा, चिंता मत करो। और यह सिर्फ दोनों ही नहीं, यह चारों खत्म होंगे। दो यह और दो इनकी बहनें।
बस एक बार हमारा काम निकल जाए, ऐसा तड़पा तड़पा के मारे देंगे ना इन चारों को, देखने वालों की रूह कांप जाएगी। राघवेंद्र तुषार से बोला, उस लड़की को खत्म करने के लिए तुम्हें और कितना टाइम लगेगा तुषार? तुषार ने जवाब दिया, कौन समायरा? डोंट वरी डैड, 2 दिन के अंदर अंदर उसे खत्म कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पीयूष को इतना गुस्सा आता है कि वह खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी में जान ही नहीं थी। उसका बस चलता तो इन तीनों को सूली पर लटका देता। पीयूष की हालत देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उसकी जिद देखकर वो लोग इरिटेट भी हो रहे थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब पीयूष को मुझे सच निगलवाने के लिए उसे आखिरी लेवल का टॉर्चर देंगे, इतना जबरदस्त कि पीयूष को सच बताना ही पड़ेगा। और पीयूष यह बात अच्छी तरह से जानता था कि अब अगर वो यहाँ पर ज्यादा रुका तो बचेगा नहीं। उसे खुद की जान की परवाह नहीं थी। वह उम्मीद कर रहा था कि अगस्त सुबह और समायरा को प्रोटेक्ट कर सके। रात को चारों तरफ अंधेरा था। अगस्त ऑफिस में था और समायरा शुभी घर पर अकेली थी। अगस्त ने उन लोगों को बोला था कि घर से बाहर निकलने की कोई भी जरूरत नहीं। गार्ड आगे और पीछे की साइड बिल्कुल तैनात खड़े हुए थे। शुभी हाथ में खाने की प्लेट लेकर समायरा के पीछे पीछे दौड़ रही। सैम प्लीज थोड़ा सा खा लो यार, तुम्हें दवाई भी खानी है। सैम क्या कर रही हो, भागो मत, गिर जाओगी। समायरा हाथ में एक टॉय लेकर भाग रही थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह जिसे खाना नहीं खाना। और उसकी मम्मी पीछे पीछे खाने की प्लेट लेकर उसे खाना खिलाने के लिए दौड़ रही थी। शुभी भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, मैं अभी नहीं खाऊंगी। शुभी ने कहा, नहीं समायरा तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तुम्हें दवाइयों का टाइम हो गया, चलो जल्दी से खाना खाओ। रुको 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 ना समायरा। समायरा खेल रही थी। शुभी उसे पकड़कर बिस्तर पर बैठा देती है और फिर कहती है, अब चुपचाप से खाना खाओ। समायरा मुंह बना लेती है। शुभी खाने का निवाला तोड़कर समायरा के मुंह के पास लेकर आती है। समायरा चुपचाप खाना खाने लगती है। दवाइयां देने के बाद शुभी और समायरा साथ में बैठे हुए थे कि तभी अचानक घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। अचानक लाइट्स ऑफ होने से अंधेरा हो जाता है। समायरा डर के मारे शुभी से चिपक जाती। अंधेरा क्यों हो गया, लाइट्स ऑन करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। समायरा शुभी से बोली। शुभी को भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, तुम रुको मैं अभी देख कर आती हूँ। शुभी उठकर जाने लगती है पर समायरा उसका हाथ कस के पकड़ लेती है। नहीं मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। शुभी ने कहा ठीक है। उसके बाद वह दोनों हॉल की तरफ जाने लगती है। शुभी ने कहा ठीक है। उसके बाद वह दोनों हॉल की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक दरवाजे से किसी की परछाई घर के अंदर आती हुई नजर आती है। समायरा की नजर उस पर पड़ जाती है और वह शुभी के को पीछे खींचकर धीरे से कहती है, वहां पर कोई है। समायरा की बात सुनकर शुभी भी उसे डायरेक्शन में देखती तो उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती है। कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उस परछाई को देखकर शुभी और समायरा दोनों घबरा जाती हैं। समायरा तो काफी ज्यादा डर जाती है। शुभी थोड़ी हिम्मत दिखाती है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शुभी धीरे से बोली। समायरा शुभी से बोली, कौन है यह? यह हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। शुभी को डर चोर का नहीं था। अगस्त ने उसे बताया था कि उन दोनों की जान कोई लेना चाहता है, कोई उनके पीछे पड़ा है, खास करके समायरा की। शुभी को इस बात का डर लग रहा था कि अगस्त घर पर नहीं है। अचानक घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और यह इंसान घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। कहीं ये वही किलर तो नहीं जो यहाँ पर उन्हें खत्म करने के लिए आया? यह ख्याल ही शुभी के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। आसपास हाथ लगाकर सेफ्टी के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तभी अचानक से एक फ्लावर पॉट शुभी के हाथ आ जाता है। उस पॉट को शुभी अपने हाथ में पकड़ लेती है और धीरे से समायरा से कहती है, तुम चुपचाप मेरे पीछे रहना, ठीक है? शुभी की बात सुनकर समायरा ने भी कहा ठीक है। दोनों देखती हैं कि वह परछाई धीरे धीरे अंदर एंटर करती है और आगे ही बढ़ती जाती है। अंधेरे में वह इंसान काफी खतरनाक लग रहा था। उसकी परछाई बहुत लंबी थी, उसका शरीर बहुत चौड़ा था। शुभी और समायरा दोनों घबरा गई थी। शुभी हाथ में पड़े हुए फ्लावर पॉट पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाकर समायरा के साथ अंधेरे में छुप जाती है। धीरे धीरे वह परछाई आगे बढ़ती है। शुभी पूरे तरीके से तैयार थी। समायरा भी उसके पीछे छुपी हुई थी। जैसे ही वह परछाई बिल्कुल उनके करीब आती, शुभी जोर से ऊपर हाथ उठाती है और उस फ्लावर पॉट को उसके सर पर दे मारती है। उस इंसान की जबरदस्त चीख निकल जाती है। आहा! वह फ्लावर पॉट शुभी के हाथ से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। चोर 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 के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शुभी और समायरा उस पर हमला कर देती है और उसे लात घूंसों से मारने लगती है। वह आदमी लगातार चिल्लाते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम दोनों? मारना बंद करो मुझे, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अचानक इस आवाज को पहचान कर दोनों तुरंत रुक जाती है। वह आदमी जैसे तैसे खड़ा होता है। शुभी, समायरा पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? मैं अगस्त हूँ, कितना जोर से मारा तुमने मुझे सर में और अब पागलों की तरह मारे ही जा रही हो। शुभी हैरान होकर बोली, अगस्त तुम हो क्या? आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें जोर से तो नहीं लगी? शुभी अगस्त के सर पर हाथ लगाती तो अगस्त की चीख निकल जाती है। हाथ मत लगाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कितना तेज से मारा तुमने मुझे। शुभी तुरंत हाथ पीछे कर लेती। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम हो।
तुम भी तो ऐसे अंधेरे में चलकर आ रहे थे, शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही थी तुम्हारी। अगस्त सुबह से बोला। अब घर में लाइट्स नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। शुभी ने कहा। हाँ, अंधेरे में हमारे फोन भी नहीं मिल रहे, समझ में नहीं आ रहा ये लाइट कैसे चलेगी। अगस्त ने जवाब दिया। मैंने भेजा है एक गार्ड को, वो देख रहा है, ठीक अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। शुभी बोली। तब तक अंधेरे में तो नहीं रह सकते ना, मैं किचन से कैंडल लेकर आती हूँ। शुभी जैसे तैसे अंधेरे में किचन का रास्ता ढूंढते हुए किचन की तरफ जाती। किचन में जाने के रास्ते में वह 3-4 बार चीजों से टकराती। अगस्त शुभी के पीछे जाता है, कहीं वह अंधेरे में चोट न लग जाए उसे, और समायरा भी वहीं पर खड़ी रहती। किचन में जाने के बाद अगस्त शुभी को आवाज लगाता है। शुभी, तुम कहाँ हो? अगस्त से बोली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कैंडल ढूंढ रही, तुम उस तरफ देखो, अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे तैसे करके शुभी को वहां पर एक कैंडल मिलती है। मिल गई मुझे कैंडल। अगस्त ने भी जवाब दिया। हाँ, मुझे मैच बॉक्स मिल गया है, रुको मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अगस्त जैसे तैसे करके शुभी के करीब आता है। उसके बाद वह अपनी मैच बॉक्स में से एक तिल्ली जला देता है और फिर कैंडल को जला देता है। अचानक कैंडल की रोशनी में शुभी का खूबसूरत चेहरा नजर आता है। लाल रोशनी में शुभी का चेहरा बहुत ज्यादा चमक रहा था, खूबसूरत लग रहा था। अगस्त और शुभी एक दूसरे को देखते हैं। वह दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब खड़े हुए थे, बहुत ही ज्यादा करीब। इस वक्त अगस्त की नजरें शुभी की खूबसूरती को निहारने में खोई हुई थी। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अचानक अगस्त के मुंह से ये सब निकल जाते, जिन्हें सुनकर शुभी की धड़कनें तेज हो जाती। शायद ही कोई वक्त आया हो जब अगस्त शुभी को ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता हो। वह हमेशा से ही उसे खूबसूरत लगती थी, बस वह कभी बोल नहीं पाता था। शुभी चुपचाप खड़ी अगस्त को देखती रहती। उसके हाथ में कैंडल थी और दोनों के बीच में गैप बहुत कम था। दूसरी तरफ समायरा हॉल में खड़ी हुई थी। तभी अचानक उसके पीछे एक काली परछाई आती है। समायरा के चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसका मुंह बंद करके उसे अंधेरे में खींच लेती है। अचानक समायरा को कोई अंधेरे में खींच लेता है। समायरा की आंखें फट जाती है। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी गर्दन के पास कुछ लगा हुआ है जो बहुत चुभ रहा है, और 2 मजबूत हाथों ने उसे पकड़ रखा है, उसे दीवार से लगा रखा है और उसके गले पे तेज धार वाला चाकू लगाया हुआ है। तो अचानक हल्का सा कट लग जाता है जिससे खून निकलने लगता है। समायरा की आंखें फटी हुई थी। उसके सामने खड़ा इंसान तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, पर हल्की सी रोशनी में उसकी आंखें जरूर दिखाई दे रही थी। खिड़की से आ रही हॉल हल्की सी रोशनी से उसकी डार्क आंखें दिखाई देती। समायरा नहीं भूल सकती, वह कुछ भी नहीं भूल सकती, पर इन आंखों को तो भूल ही नहीं सकती। यह उसके लिए दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी आंखें थी। उसे इन आंखों से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसका पूरा बदन कांपने लगता है। वह इंसान हाथ में पड़े हुए चाकू पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए किसी भी वक्त समायरा का गला काट देने वाला था। समायरा के हाथ कांप रहे थे, फिर भी वह अपने हाथों को थोड़ा इधर उधर करने लग रही थी। तभी उसके हाथ में कोई भारी सी चीज आती है। वह क्या थी वह तो उसे भी नहीं पता, लेकिन वह एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती। उसका गला किसी भी वक्त कट सकता था, क्योंकि चाकू की धार बहुत तेज थी और उसका दबाव उसकी गर्दन पर हर सेकंड बढ़ रहा था। तभी वह हिम्मत करके उस भारी सी चीज को उस आदमी के सर पर जोर से मारती है और फिर वह चीज उसके हाथ से गिरकर तेज से शोर मचा देती है। वह उस शोर की वजह से अचानक शुभी और अगस्त, जो कि एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, वह तुरंत थरथराकर होश में आते हैं और बाहर की तरफ शॉक होकर देखते हैं ये आवाज कैसी थी। दोनों फटाफट बाहर की तरफ जाते हैं। तभी अचानक लाइट्स भी आ जाती है। समायरा अपने कमरे से भागकर बाहर की तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन थे, जैसे उसने साक्षात अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। और समायरा को इतना डरा हुआ देखकर अगस्त और शुभी हैरान थे। वह भागकर अगस्त की बाहों में आती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। समायरा समायरा अगस्त पैनिक आवाज में चिल्लाता है। वह उस कमरे की तरफ देखता है जहां से समायरा आई थी। शुभी और अगस्त यह देखकर चौंक जाते हैं कि समायरा के गले से खून निकल रहा है। उसके गले पर एक जबरदस्त कट लगा हुआ है, जिसे देखकर उनकी सांसें हलक में अटक जाती है। अगस्त बिना एक सेकंड गवाए समायरा को वहां शुभी के पास छोड़कर भागकर कमरे की तरफ जाता है। उसे अंदाजा हो गया था कि वह किलर घर में घुस चुका है और समायरा पर हमला भी कर चुका है। अगस्त जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचता है, वह चारों तरफ देखता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। वह खिड़की खुली हुई देखकर भागकर खिड़की के पास आता है। खिड़की से बाहर कूदकर भी चारों तरफ देखता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी वह देखता है कि पीछे की साइड जो गार्ड है वह जमीन पर बेहोश पड़े हैं। डैम इट! अगस्त वापस घर में आता है। समायरा बेहोश हो गई थी। सुबह उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। सैम होश में आओ ना प्लीज, सैम होश में आओ। वह रो रही थी, लेकिन समायरा बेहोश हो चुकी थी।
अगस्त तुरंत उसे लेकर अपनी बाहों में उठाकर शुभी के साथ अस्पताल के लिए निकल जाता है। अस्पताल पहुंचकर अगस्त समायरा को डॉक्टर के हवाले कर देता है, लेकिन उसके बावजूद वह एक सेकंड भी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वह जान चुका था कि खतरा अब उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गया है। शुभी रोते हुए अगस्त से बोली, कौन हो सकता है, किसने किया होगा सैम पर हमला? अगस्त ने ना में सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो कोई भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने घर में घुसने की कोशिश की है। मेरे हाथ वो जिस दिन आया ना, वह बचेगा नहीं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अगस्त को बताते हैं कि समायरा बिल्कुल ठीक है। गले पर जो जख्म है शुक्र है कि वह गहरा नहीं है, इसलिए समायरा अब बिल्कुल ठीक है। वह बेहोश डर के मारे हुई है। शायद वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए बेहोश हो गई। दूसरी तरफ अपने सर को पकड़े हुए तुषार घर में एंट्री करता है। राघवेंद्र भागकर तुषार के पास आता है। तुषार, क्या हुआ तुम्हें? तुषार के सर से खून निकल रहा था। डैड, डॉक्टर को बुलाइए अभी। राघवेंद्र तुरंत तुषार के लिए डॉक्टर बुलाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर तुषार की मरहम पट्टी कर देता है। राघवेंद्र तुषार से बोला, यह सब कैसे हुआ? तुम तो उस लड़की को मारने के लिए गए थे ना, फिर खुद चोट खाकर कहां से आए? तुषार गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, उस लड़की की वजह से हुआ यह सब। उसने हमला किया मुझ पर। दैट बिच, गलती हो गई। मुझे रेप करके साली को खत्म कर देना चाहिए था। मुझे लगा वह मर चुकी है। मुझे क्या पता था वह जिंदा बच जाएगी। डैम इट, उससे खत्म कर देना होगा किसी भी हाल में। राघवेंद्र ने कहा, उसने तुम्हें देखा तो नहीं ना, पहचाना तो नहीं ना? अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और हम उस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तुषार ने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं, उसने नहीं पहचाना। दूसरी तरफ अगस्त और कबीर हॉस्पिटल में मिलते हैं। कबीर तुरंत अस्पताल भागकर आया। जब उसे पता चला कि समायरा पर हमला हुआ है, वो वार्ड में आकर देखता है समायरा अब भी बेहोश थी। कबीर के चेहरे पर बहुत पैनिक से भरे हुए एक्सप्रेशन थे। अगस्त वहीं पर खड़ा हुआ था। क्या हुआ उसके साथ और कैसे? कबीर डेस्परेशन में अगस्त से पूछता है। अगस्त ने जवाब दिया, वह किलर घर में घुस गया। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी उसने सिक्योरिटी गार्डों को बेहोश किया और उसके बाद वह घर में घुसा। घर की पावर कट करके। वह तो बहुत अच्छा हुआ कि सैम ने उस पर हमला कर दिया और भागकर निकलकर यहाँ पर आ गई, वरना उसके साथ क्या हो सकता था, यह सोचकर ही अगस्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कबीर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। कुछ ठीक नहीं हो रहा। वह जो कोई भी है समायरा के पीछे बुरी तरह से हाथ धोकर पड़ा है। हमें उसे जल्द पकड़ना होगा। क्या तुमने देखा उसे? अगस्त बोला, मैं गया था उसे पकड़ने, वो भाग निकला, जरा भी नहीं देख पाया। डैम इट, कबीर फ्रस्ट्रेशन में माथा रगड़ता है। तुषार, राघवेंद्र, भूपेंद्र सब भागकर उस बड़े से कमरे में आते हैं और आकर देखते हैं कि वहां पर एक डॉक्टर बड़ी मुश्किल से होश में आने की कोशिश कर रहा था और पीयूष वहां पर नहीं था। यह देखकर वह लोग चौंक जाते हैं। पीयूष कहाँ है? वह कहाँ है? तुषार चिल्लाकर बोला। डॉक्टर जैसे तैसे करके खड़ा होते हुए बोला, वो उसने मुझे मारा, बेहोश किया और पता नहीं वह कहाँ भाग गया। शायद। डॉक्टर की बात सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर ने पीयूष के कपड़े पहन रखे थे। इसका मतलब पीयूष यहाँ से डॉक्टर के कपड़े पहनकर निकला है, अपने आप को कवर करके, ताकि बाहर गार्ड्स उसे पहचान न सके। भूपेंद्र बोला, तुषार, वह भाग भी गया होगा तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। गार्ड्स को लेकर जाओ और पकड़ो उसे। वह वहां से बचकर नहीं निकलना चाहिए। घर पर तो हरगिज नहीं पहुंचना चाहिए। तुषार तुरंत बाहर निकलकर सारे गार्ड्स को ऑर्डर देता है और सब के सब अपने लोडेड हथियार के साथ पीयूष को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पीयूष सड़क पर भाग रहा था, डॉक्टर के कपड़े पहनकर। उसकी हालत चलने लायक भी नहीं थी, फिर भी वह जैसे तैसे करके अपने शरीर में बची हुई जान को लेकर भाग रहा था। अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग रहा था। उसे यहाँ से निकलना होगा किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वह यहाँ पर नहीं रुक सकता। वह जानता था कि अब तक तो सबको पता चल गया होगा और तुषार अपनी पूरी गैंग के साथ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग चुका होगा। जैसे तैसे करके पीयूष सड़क पर भाग रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, कहीं से भी कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी। वह कहीं से कोई भी मदद नहीं ले सकता था। तभी अचानक उसके पीछे तेज गाड़ियों की आवाज आने लगती है। वह पलटकर देखता तो उसकी आंखें फट जाती हैं। वह अपना सलाइवा गटक लेता है। उसके पीछे गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। तुषार अपने गार्ड्स को लेकर उसे पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच चुका था। पीयूष वहां से भागने लगता है। वह लोग पीयूष को देखकर अपनी गाड़ी को उसके पीछे भगा लेते हैं। वह रहा, पकड़ो उसे, वह मरना नहीं चाहिए, उसकी जान बहुत कीमती है हमारे लिए, उसे पकड़ो। तुषार अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है। सब अपनी गाड़ी को पीयूष के पीछे लगा लेते। जैसे तैसे करके पीयूष तंग रास्तों से होता हुआ उनसे बचकर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फाइनली वह पहाड़ी के ऐसे एंड पर आ जाता है जहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। उसके आगे उसे सिर्फ एक बड़ी सी खाई दिखाई देती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके आगे वह जा भी नहीं सकता था। पीयूष के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। उसने सोच लिया था कि अगर भले ही उसे खाई से कूदकर अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन दोबारा इन लोगों के हाथों में वो कभी नहीं आएगा। पीयूष पलटता है और तुषार की सारी गाड़ियां वहां पर इकट्ठा हो चुकी थी और तुषार उन गाड़ियों में से सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठा हुआ था।
गार्ड्स अपनी गाड़ियों से निकलकर पीयूष की तरफ बढ़ते हैं। तुषार भी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ बस इंतजार कर रहा था कि वह लोग पीयूष को पकड़कर लेकर आए। बहुत भाग लिया तुमने पीयूष खन्ना, अब इसके आगे तो सिर्फ मौत है। आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है। अब कहाँ जाओगे? अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। गार्ड्स अपने हाथों में बड़ी बड़ी लोडेड बंदूक लेकर आगे बढ़ रहे थे। पीयूष के कदम धीरे धीरे पीछे खिसक रहे थे। उसका गला सूख रहा था। क्या उसका वक्त आ गया है? क्या वाकई में वक्त आ गया है खत्म होने का? क्या अब उसे इस दुनिया से को अलविदा कहना होगा, बिना अपने दोस्त को देखे, बिना अपनी बहन को, अपने प्यार को देखे बिना? क्या उसे अपनी आंखों को हमेशा के लिए बंद करना होगा? क्या यहीं तक थी उसकी जिंदगी? क्या इतना ही था उसका सफर जो काटना था? क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? पीयूष का दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। अगर दोनों तरफ है तो सिर्फ मौत। अब उसे सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। पीयूष अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लेता है। वह सारी मीठी यादों को याद करता है। अगस्त के साथ, समायरा के साथ, सुबह के साथ एक आखिरी बार सबसे माफी मांगता है। सैम, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। तुम्हें बचा नहीं पाया, अपनी बहन को नहीं बचा पाया। तुम दोनों मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। अगस्त, मैं जानता हूँ तुम बुरे नहीं हो। मेरे खिलाफ झूठी बातें सुनकर तुम जरूर टूट गए होगे, तुम हर्ट हुए होगे। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। वह गार्ड पीयूष तक पहुंचने वाले थे और पीयूष पूरी तरीके से तैयार हो चुका था पीछे खाई में छलांग लगाने के लिए, जो कि बहुत गहरी थी, जहां से बच पाना नामुमकिन था। वह मर सकता था मगर उनके हाथ कभी नहीं आ सकता था, कभी भी नहीं। एक एक सेकंड हर गार्ड के कदम उसके पास पहुंच रहे थे। तुषार गाड़ी में बैठा पीयूष को घसीट कर लाने का इंतजार कर रहा था। पीयूष मौत की बाहों में जाने की तैयारी में था। तभी अचानक हवाएं और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। कुछ सेकंड में चारों तरफ से जबरदस्त शोर सुनाई देने लगता है। दो बड़ी बड़ी गाड़ियां दोनों तरफ से एकदम से उन सभी गार्ड्स और पीयूष के बिल्कुल करीब आ जाती हैं। गाड़ियों के शीशे नीचे उतरते हैं और गाड़ी में बैठे दो शख्स अपने हाथ में पड़ी हुई गन से धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं। अगस्त और कबीर सारे गार्ड्स को मार गिराने लगते हैं। तभी गौतम भी अपनी पूरी फौज के साथ वहां पर चारों तरफ से सबको घेर लेता है। तुषार चौंक जाता है। नो 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 नो, दिस कांट हैपन। ये नहीं हो सकता। तुषार अपनी गाड़ी को पलटता है और फुल स्पीड में वहां से भागने लगता है। उसके गार्ड्स गौतम की फौज के साथ लड़ रहे थे। हर चीज का फायदा उठाकर वह बीच में से किसी भी तरह से निकलने में कामयाब हो जाता है। गौतम के गार्ड्स सबको घेर लेते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से पीयूष की आंखें अचानक फट जाती हैं। तभी उसके सामने गाड़ी का दरवाजा खुलता है। हाथ में गन और चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए अगस्त पीयूष के पास आता है। पीयूष का शरीर किसी भी वक्त अपने खड़े रहने की ताकत खो देने वाला था। अगस्त पीयूष के सामने खड़ा था। पीयूष एकदम मुश्किल से कदम बढ़ा पा रहा था और अगस्त के कंधों पर आकर गिरा। अगस्त ने उसे अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। वो उसे गाड़ी की सीट पर लिटा देता है। फाइनली पीयूष को ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ राहत की सांस आई। उसके शरीर पूरी तरह से बेजान होकर सीट पर पड़ चुका था। कबीर अगस्त वहां पर अपना काम खत्म करके निकल लेते हैं। गौतम आगे का काम हैंडल करता है। सुबह समायरा को लेकर घर पर आती है। उसे होश आ गया था। वो वहां पर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए शुभी गार्डों की सिक्योरिटी से उसे लेकर घर आ गई थी। समायरा को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके साथ साथ सुबह का भी यही हाल था। आसमान में चमकीली बिजली कड़कने लगी थी। शुभी का दिल अजीब सी घबराहट में था। उसका दिल पता नहीं कि उसके सीने में बहुत अजीब तरीके से दौड़ रहा था। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। सुबह और समायरा दरवाजे की तरफ तेज आवाज जब होती है तो दरवाजे की तरफ देखती हैं तो एकदम से दोनों की धड़कनें रुक सी जाती हैं। सांसें हलक में अटक जाती है। वक्त थम जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ हवाओं के शोर की आवाज कानों में गूंजने लगती है। शुभी के हाथ में पानी का गिलास जमीन पर गिरकर गिलास का टुकड़े टुकड़े हो चुका था। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम जाती। समायरा का भी कुछ यही हाल था। उसकी आंखें फटी हुई थी। शरीर बर्फ की तरह जम गया था। अगस्त घर में एंट्री करता है, किसी को अपने हाथ में पकड़े हुए, किसी का हाथ थामे हुए, किसी को सहारा देते हुए, और जिसने उसको पकड़ रखा था वो पीयूष था, बहुत बुरी हालत में। शुभी और समायरा अपनी आंखों के सामने पीयूष को देखकर एक सेकंड के लिए तो जैसे सदमे में चली गई थी। बड़ी बुरी हालत में पीयूष इस वक्त अगस्त की बाहों में था। अगस्त ने उसे अपने मजबूत हाथों में संभाल रखा था। उसी के सहारे से पीयूष बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। घर के अंदर आने के बाद पीयूष शुभी और समायरा को देखता है। सभी बेजान से कदमों के साथ आंखों में आंसू और शौक लेकर आगे बढ़ रही थी। वो अपने भाई के पास आकर खड़ी हो जाती है। भाई, शुभी आगे बढ़ती है और पीयूष को हक कर लेती है। पीयूष की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शुभी को गले लगाकर कितनी राहत मिली उसके सीने को सिर्फ वही जानता था। ना जाने कितने वक्त से तरस रहा था वह अपनी बहन को अपने परिवार से मिलने के लिए। शुभी फूट फूट कर रोने लगती है। भाई, आप कहाँ चले गए थे? आपको आइडिया भी है कि मुझ पर क्या बीत रही थी? कितना मिस कर रही थी मैं आपको। कहाँ पर थे आप? इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? शुभी के
सवालों सर को सहलाते हुए पीयूष ने कहा, अब आ गया हूं ना, चिंता मत करो, अब मैं वापस लौट आ गया हूं। मैंने भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा सोचा ही नहीं था कि इस जिंदगी में दोबारा तुम लोगों को कभी देख भी पाऊंगा या नहीं। पीयूष की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उन्हें इस तरह से देख अगस्त के जज्बात भी कंट्रोल से बाहर हो गए थे। उसकी आंखें भी नम हो गई थी, मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। शुभी हक ब्रेक करके पीयूष की आंखों में देखते हुए बोली, पर आप इतने वक्त से कहाँ थे? आपका कोई भी पता नहीं था, आप कहाँ गायब हो गए थे आप? और यह क्या हालत हो गई है आपकी? किसने किया है आपके साथ यह सब कुछ? शुभी देखती है कि पीयूष की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी। वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। इतनी ज्यादा खराब और इतनी जगह चोटों के निशान, बहुत सारा खून। जब अगस्त ने पीयूष के इस हालत में देखा तो उसका दिल भी बैठ ही गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पीयूष इस हालत में भी हो सकता है। पीयूष शुभी से बोला, तुम्हें सब बताऊंगा, बहुत कुछ बताना है तुम लोगों को। पीयूष नजर उठाकर समायरा की तरफ देखता है, जो अब किसी मॉम के पुतले की तरह खड़ी थी, उसे देख रही थी, शॉक में थी, आंखें अब भी बड़ी थी। समायरा को देखकर पीयूष ने दर्द होने लगता है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और कुछ यादें उसकी आत्मा को कचोटने लगती हैं। शुभी को क्रॉस करने के बाद पीयूष धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। शुभी और अगस्त वहीं पर खड़े उसे देखते हैं। पीयूष की नजर समायरा पर जमी हुई थी और समायरा की पीयूष पर। एक एक कदम के साथ पीयूष के सीने का दर्द बढ़ रहा था। वह भयानक रात समायरा के साथ हुआ, वह भयानक हादसा बार बार उसकी आंखों के सामने मूवी की तरह चल रहा था। समायरा के पास पहुंचकर वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। समायरा की आंखें एकदम से भर आती हैं, आंसू टपक जाते हैं और आंखों में बेसुमार दर्द दिखाई देने लगता है। समायरा धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाती है। उसका हाथ कांप रहा था, उसका पूरा बदन कांप रहा था। वह अपने हाथ को पीयूष के चेहरे पर रखती है और वह जैसे ही पीयूष को छूती है, उसके दिल और उसकी आंखों में दर्द की बाढ़ आ जाती है। धड़कनें, सांसें तेज हो जाती हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। पीयूष उसे पकड़कर अपने गले से लगा लेता है और उसे अपनी बाहों में कस लेता है। पीयूष के सीने से लगी हुई समायरा इतना जबरदस्त तरीके से रो रही थी, उसका सारा दर्द दिखाई दे रहा था। पीयूष की आंखें भी भर आती हैं, उसके आंसू भी समायरा के साथ बहने लगते हैं। उन दोनों को इस हालत में देखकर अगस्त और शुभी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। अगस्त अपने आंसुओं को निकलने से पहले ही पोंछ लेता है, अपने चेहरे को फेर लेता है, क्योंकि अब वह दोनों को इस तरह से नहीं देख सकता था। पीयूष कमरे में बैठा हुआ था, समायरा उसके सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। पीयूष की मरहम पट्टी ऑलरेडी की जा चुकी थी। समायरा इतना जोर से, इतना जबरदस्त तरीके से रोते रोते ही पीयूष की बाहों में बेहोश होकर गिर गई। सदमा लगा उसे, बहुत बड़ा सदमा। तभी गौतम और कबीर भी घर के अंदर एंट्री करते हैं। सुबह आगत से सब लोग वहां पर खड़े हुए थे। समायरा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर चला जाता है। गौतम और कबीर अंदर आते हैं। अगस्त और पीयूष भी उन लोगों को देखते हैं। पीयूष अपनी जगह से खड़ा होता है और अगस्त शुभी से बोला, समायरा का ख्याल रखना। उसके बाद वह पीयूष, गौतम और कबीर वहां से चले जाते। सब लोग घर के गार्डन में बैठे हुए थे। 4 कुर्सियों पर वह चारों लोग बैठे हुए थे और उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे थे। अगस्त की आंखें तो बहुत डार्क थी, गुस्से से उबल रही थी, उसकी मुठ्ठियां जोर से कसी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी वक्त उसकी आंखों से आग निकल सकती है। कबीर ने बहुत सीरियस आवाज में कहा, तो यह सब कुछ भूपेंद्र और उसके भाई राघवेंद्र और तुषार का किया हुआ है। मुझे लग ही रहा था। अगस्त अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कबीर ने अगस्त की तरफ देखकर कहा, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, लेकिन उससे पहले हमें उस बॉक्स तक पहुंचना होगा। वह बॉक्स अगर उनके हाथ लग गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गौतम ने जवाब दिया, बहुत जल्द वह बॉक्स खुद चलकर हमारे पास आ जाएगा। बस तब तक हमें अयाना को सुरक्षित रखना है। पीयूष उन लोगों की तरफ देखकर कंफ्यूजन में बोला, अयाना कौन है और उसका उस बॉक्स से क्या लेना देना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कबीर ने जवाब दिया, समय आने पर सब समझ आ जाएगा। सिर्फ उसी का इस बॉक्स से लेना देना है, क्योंकि वही उस बॉक्स तक पहुंचने का असली इकलौता जरिया है। यह सुनकर सब शौक होकर कबीर की तरफ देखते। कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस थे। कबीर पीयूष की तरफ देखकर बोला, उस बॉक्स की चाबी, क्या उसके बारे में तुम जानते हो? पीयूष ने जवाब दिया, इस चाबी के लिए ही तो उन लोगों ने मुझे वहां पर रखा था और इतने दिनों से टॉर्चर कर रहे थे। मैंने उस चाबी को छुपा दिया। अगस्त ने कंफ्यूजन में पूछा, कहाँ? पीयूष ने अगस्त की तरफ देखते हुए कहा, मैंने चाबी को समायरा के पास छुपाया था। उस रात वह सब कुछ हुआ, उससे ठीक पहले। सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। समायरा के पास चाबी, लेकिन कहाँ?
वह जब मुझे इस हालत में मिली थी तो उसके पास कुछ भी नहीं था, वह खुद मरने की हालत में वहां पर थी। अगस्त की बात सुनकर पीयूष का दिल एक बार फिर से दर्द करने लगता। ऑफ कोर्स वह कैसे भूल सकता था उस रात समायरा की हालत क्या कर दी थी उन लोगों ने। याद करते ही उसका बदन गुस्से से कांपने लगता है। वह उन हाथों को अपने हाथों से उखाड़ेगा जिसने समायरा को छूने की हिम्मत की। उस इंसान को वह खुद मारेगा जिसने उसकी समायरा की इज्जत पर हाथ डाला और उसकी हालत को इतना ज्यादा बदतर किया। पीयूष ने अगस्त से पूछा, क्या तुमने उसके गले में कोई लॉकेट देखा था? अचानक लॉकेट का जिक्र सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगस्त कुछ याद करके थोड़ा चौंक करके उसकी तरफ देखता है। लॉकेट? हाँ, एक लॉकेट देखा था मैंने उसके गले में। कबीर अगस्त से बोला। हाँ, कहाँ है वो? अगस्त ने कहा, मैंने रखा है उसे संभाल कर, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे। फिर अगस्त लॉकेट लेने चला जाता है जो कि वहीं पर रखा हुआ था जहां उसने रखा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये लॉकेट कितना अहम है। कुछ ही देर में वो लॉकेट सामने टेबल पर पड़ा था और उसके आसपास चारों खड़े उसे देख रहे थे। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।